नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं दीपक कटारिया आपके साथ हूँ और हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। अभी द्विघात समीकरण के मैंने इससे पहले 2 भाग में वीडियो बनाए, भाग 1 भाग 2, ये भाग 3 है। भाग 3 में हम प्रश्नावली 4.2 लेंगे जो आपके पेज क्रमांक 85 पे है और इसमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हमें हल करना है और प्रश्नावली के मुख्य सवाल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आपको पहले गुणनखंड करना है और उसके पश्चात हमें द्विघात समीकरण हल करना है। प्रश्नावली 4.1 में जो हमने इबारती सवाल बनाए थे, मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा वो जो 4 सवाल इबारती सवालों को हमने द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया था, उन्हें भी आप प्रयास करें कि हम गुणनखंड विधि से उन्हें हल कर सकें। तो इसका पहला सवाल है, 85 पेज पर है, पहले का पहला सवाल है और सवाल दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमें, चूंकि हम अध्ययन कर चुके हैं, द्विघात समीकरण है और गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, बहुपद वाले अध्याय में। तो उसी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने वाली प्रक्रिया से हम गुणनखंड करेंगे और उससे 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, इससे हमें 2 उत्तर प्राप्त होंगे। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि इसके द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। जहां हमने इसको द्विघात का बहुपद पढ़ा था, वहां x के जो मान आते थे उन्हें शून्य कहते थे, लेकिन समीकरण में, द्विघात समीकरण में इन्हें हम मूल कहते हैं या x के 2 मान आएंगे। तो पहले अभी हम गुणनखंड विधि कर रहे हैं, इसके बाद हम सूत्र विधि से भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल सूत्र विधि से भी किया जा सकता है, उसे हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। इसी प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हम यहाँ इसका गुणांक 1 मान लेते हैं, 1 और 10 का गुणा करते हैं, 1 गुणा 10 बराबर 10। अब 3 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ते हैं कि जिनका जोड़ घटाना तो 3 है, जोड़ या घटाना, और गुणा 10 हो जाए। तो हमने ये देखा कि ऐसे 2 अंक हमें मिल रहे हैं, एक 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे 3 और 5 दूनी हो जाएगा 10। इस तरह से 3 को जो अंक हैं तोड़ने वाले वो हमें मिल गए, एक 5 और एक 2, 3x। आगे बढ़ते हैं। x वर्ग माइनस 3x को लिखने का तरीका बदल गया, 5x ऋण 2x, रहा वही का वही 3x। ये इनको हम जब हल करेंगे तो 3x ही मिलेगा, ऋण 10 बराबर 0। और आगे चलते हैं। x², ये कोष्टक खोला, यदि कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह आता है तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन। ऋण 5x धन 2x, ये धन हो गया, ऋण 10 बराबर 0। और आगे बढ़ते हैं हम। x², अब क्या करते हैं, अगले 2 पद को एक कोष्टक में, पिछले 2 पद को, ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से आप प्रक्रिया करें, बीच में जंप ना करें। यदि आपने जंप किया, एडवांस में आपने स्टेप ली, तो गलतियां हो सकती हैं। इसको एक कोष्टक में कर दिया और 2x ऋण 10 दूसरे कोष्टक में ले लिया, बराबर 0 हमेशा लिखेंगे, छोड़ देते हैं कुछ बच्चे। अब बात आती है कॉमन लेने की। दोनों में हमें x कॉमन आ रहा है, तो x ऋण 5, इसमें से x कॉमन हुआ तो x बचा, इसमें से x निकला तो 5 बचा। यहाँ से x तो दोनों में नहीं है, लेकिन 2 दोनों से कॉमन निकल सकता है। ये अभ्यास का विषय है, कॉमन लेना धीरे धीरे बच्चों को आने लगता है, बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड 1 से हो जाते हैं तो हमारा सवाल सही है। कुछ बच्चों का यहाँ ऋण बनता है, यहाँ धन हो जाता है, यहाँ धन तो यहाँ ऋण, तो कहीं ना कहीं सवाल गलत हो रहा है। कुछ बच्चे यहाँ चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, ये चिन्ह भी लगना जरूरी है, ये वही चिन्ह है जो यहाँ से शुरू होता है। अब हमने देखा x ऋण 5 दोनों में से कॉमन ले लिया और एक हमारे पास बचा x, ये वाला चिन्ह उठाते हैं और ये वाला अंक, x धन 2 बराबर 0।
ये दो गुणनखंड मिल गए इसके, ये कहलाती गुणनखंड। इससे दो मान प्राप्त होंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर रखेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर रखेंगे। यहां से हम ले लेते हैं इसको, जब x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5, जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। तो पहले x ऋण 5 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 5, एक मान निकल आया। और जब दूसरा मान निकालना है तो x धन 2 बराबर 0, x बराबर ऋण 2। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। ये कहलाती गुणनखंड विधि। तो पहला सवाल ध्यान से देखें, सारे सवाल आप इसी तरह कर लेंगे। महत्वपूर्ण है इस गुणनखंड विधि में ब्रेक करना, मध्य पद को विभाजित करना। जिन बच्चों को ये मध्य पद से विभाजित करना आ जाता है तो वो धीरे धीरे ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, दूसरा सवाल, 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। मध्य पद, यहां इसका गुणांक कुछ नहीं तो इसको हम 1 मानते हैं, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। अब हमें इन दोनों का गुणा कर लेना चाहिए। तो 2 गुणा 6, 6 दूनी 12। अब 1 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका जोड़ या घटाना 1 रहे और गुणा 12 हो जाए। तो ऐसे दो अंक है, एक है 4 ऋण 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 गुणे 3 बराबर 12 हो जाएगा। इस प्रकार हमें वो अंक मिल गए। 2x वर्ग धन 1 को लिखने का तरीका हमने लिखा 4x माइनस 3x। यहां वही चिन्ह लगना चाहिए जो यहां पर था, चिन्हों में परिवर्तन नहीं करना। चिन्ह जब बदलते हैं जब ये कोष्टक खुलते हैं या बंद होते हैं, 0। और आगे चलते हैं अगले स्टेप से पहले समतुल्य का निशान या बराबर का निशान लगा सकते हो। प्लस 4x ऋण, ये धन का था तो चिन्ह नहीं बदला, 3x ऋण 6 बराबर 0। वही प्रक्रिया, अगले दो पद एक कोष्टक में, दूसरे दो पद दूसरे कोष्टक में, इनको हम बंद करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x को एक कोष्टक में बंद किया। अब ये माइनस साइन आ गया कोष्टक बंद करते समय, इससे क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदलेगा, धन का ऋण और ऋण का, यहाँ क्या है ऋण, तो ये बदल जाएगा, 3x धन का हो जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें बच्चे कि कोष्टक खुल रहा है और बंद हो रहा है और ऋण चिन्ह आता है तो अंदर के चिन्ह हमें बदलना है। अगली स्टेप, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है और एक x भी निकल रहा है तो 2x बाहर हो गया। यहां से 2 बाहर, 1x बाहर तो बचा x, यहां से 2 बाहर तो 2 बचा और x कॉमन निकल गया। यहां से कॉमन निकल रहा है 3, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2 बराबर 0। ये दोनों अगर 1 से बन गए तो हमारा सवाल सही चल रहा है। x धन 2 को हम कॉमन ले लेंगे, x धन 2 को कॉमन लिया, एक बार लिखा, और 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 बराबर 0। इस तरह से ये गुणनखंड हो गए। इस समीकरण के ये गुणनखंड, या ये वाला बहुपद मान ले तो बहुपद के गुणनखंड है, तो बराबर 0 तो समीकरण, तो उसके ये दो गुणनखंड हैं। अब x प्लस 2 बराबर 0, ये इसके नीचे ही हल करना, आप ऐसे साइड में नहीं, नीचे नीचे करते जाना। फिर एक उत्तर बनेगा x बराबर ऋण 2। एक समीकरण से एक गुणनखंड से एक मिला, यहां लिख देते हैं जब, और जब दूसरी बार हमने देखा 2x माइनस 3 बराबर 0, पक्षांतर किया। हमेशा स्टेप को आप बढ़ाओ तो बराबर या समतुल्य का निशान, 2x बराबर पक्षांतर हुआ तो उधर हुआ 3 और x बराबर 3/2। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुए। यही इसके मूल हैं, यही x के हल हैं, इनको हमें सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक सवाल और है जो करने वाला है, बच्चों को परेशान करता है।
तीसरा सवाल है, वही पेज नंबर 85 पे चल रहा है। पेज नंबर 85 पे पहले का तीसरा सवाल, करनी 2x वर्ग धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। वही प्रक्रिया अपनाई, इन दोनों का गुणा किया हमने, करनी 2 गुणा 5 करनी 2 का गुणा किया, बराबर, हम जानते हैं कि करनी 2 का गुणा करनी 2 में होगा तो बराबर 2 हो जाएगा। करनी 2 का गुणा 2 में, करनी 2 में तो 2 और 2 गुणे 5 बराबर 10, इनका गुणनफल 10 आएगा। ठीक है। अब 7 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि जोड़ घटाना 7 रहे और गुणा 10 हो जाए, तो नेचुरली 2 + 5 में हम तोड़ देंगे। 2 + 5 = 7 भी हो जाएगा और 2 पंजे 10 भी हो जाएगा। बस अब प्रक्रिया वही करना है, करनी 2x² प्लस, इसको हमने लिखा 2x + 5x और प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। खोला हमने इसको, करनी 2x वर्ग प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। अगले दो पद अलग, ये दो पद अलग, कोष्टकों में कर दें तो करनी 2x² प्लस 2x एक कोष्टक में लिया, प्लस 5x प्लस 5 करनी 2 दूसरे कोष्टक में लिया, बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? एक तो x निकलेगा। करनी 2, इस 2 में भी एक करनी छुपी हुई है। 2 का मतलब होता है करनी 2 गुणित करनी 2, तो एक करनी 2 इसमें से भी निकलेगी, एक करनी 2 इसमें से भी, तो एक करनी 2 बाहर, एक x बाहर, यहां बचा केवल x। यहां क्या बचेगा? x तो बाहर हो गया, 2 में से करनी 2 बाहर हो गया, तो कितना बचेगा? केवल करनी 2, प्लस यहां से 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस करनी 2 बराबर 0। इस तरह से ये दोनों गुणनखंड एक से बन गए। हमारा सवाल सही है। इनको कहलाता है कॉमन ले लिया। इनको क्या लिया हमने? कॉमन। x प्लस करनी 2 और करनी 2x प्लस 5, करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। एक उत्तर इससे निकलेगा, एक उत्तर इससे निकलेगा, हमारे दो उत्तर निकल आएंगे। जब हमने लिया x प्लस करनी 2 बराबर 0, तो एक उत्तर आएगा x बराबर माइनस करनी 2। एक उत्तर आया x बराबर माइनस करनी। एक उत्तर इससे आएगा जब करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, ऐसी स्थिति में एक बार पक्षांतर किया, ये हो जाएंगे -5 और x, अब ये यहां गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, तो हो जाएगा 5 बटे करनी 2। ये हमारा दूसरा सवाल। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल हुआ। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपसे सवाल बनने लगेंगे। ये गुणनखंड विधि है। कुछ बच्चों को गुणनखंड विधि सरल लगती है, तो कुछ बच्चे सूत्र विधि से हल करना चाहते हैं। गुणनखंड विधि थोड़ी संक्षिप्त होती है, लेकिन मध्य पद को तोड़ने में कभी कभी समस्या आती है। बड़े अंक जब हो जाते हैं तो उन्हें हमें सूत्र विधि से ही हल करना पड़ता है। अब एक और तरह का सवाल है, इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। चौथा सवाल, 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। अब यहाँ थोड़ी सी ये ध्यान देने वाली बात है, ये बटे 8 आ गए तो बच्चों को समस्या पैदा हो जाएगी कि 1/8 का क्या करें। अब इसमें 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो लघुत्तम लेने वाली विधि है, तो लघुत्तम लेने वाली विधि कुछ बच्चों को कठिन लगती है। तो एक साधारण सी बात है, कहीं यदि दिया है x/2 धन, मान लीजिए x² और x/3 बराबर 4/5, इस तरह का दिया है। पहली स्थिति बनी। दूसरी स्थिति बनती है x²/2 धन x/3 बराबर 4। कभी तीसरी स्थिति बनती है कि x²/2 प्लस x बराबर 4। तीनों के हर में कोई
एक्स स्क्वायर में भी, एक्स में भी और अचर पद में भी कोई संख्या है। चाहे तो इसको यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लगा लें, ये भी चलेगा। प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस कर लो, बराबर जीरो, बराबर जीरो। तीनों के बटे में कुछ अंक हो सकते हैं, हो सकता है दो संख्याओं के हर में कुछ हो या एक संख्या। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं जरा ध्यान देना, इसको आप आगे आपको समस्या नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर के हर में 2 है, तो एक्स स्क्वायर में हम 2 का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन 5 3 15 का गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 एक्स स्क्वायर। अब एक्स में काय का गुणा होगा? हम 3 का नहीं करेंगे, लेकिन 2 और 5 दोनों का करेंगे। तो 5 दूनी 10 एक्स हो जाएगा। 4 में 5 का गुणा नहीं होगा, लेकिन 3 दूनी 6 का होगा, 6 चौको 24। इस तरह से एक बार में बैलेंस होता है। अब एक्स स्क्वायर में काय का 2 का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन 3 का करेंगे, तो 3x वर्ग। एक्स में 3 का गुणा नहीं करेंगे, लेकिन 2 का करेंगे तो 2x। 4 में नीचे कुछ नहीं, इसलिए 3 दूनी 6 का, 6 चौको 24 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहां बैलेंस करना है, एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा नहीं होगा, लेकिन x में 2 का गुणा होगा, और 2 का गुणा इसमें भी। इस तरह से ये आगे और भी सवाल आएंगे बैलेंस करने का। तो यहां हमने बैलेंस किया, 8 का गुणा 2 में होगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। एक बार में ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मध्य पद को हमें बदलना है। 16 एकम 16, 16 गुणे 1 बराबर 16। 8 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिनका जोड़ घटाना 8 हो जाए और गुणा 16 हो जाए, तो निश्चित रूप से होगा 4 धन 4 बराबर 8। अब हमने लिया 16x स्क्वायर माइनस 4x धन 4x। 8x को लिखने का तरीका इस तरह से हो जाता है, धन 1 बराबर 0। और आगे चले अगली स्टेप, 16x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये माइनस आ गया तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस का 4x धन 1 बराबर 0। इनको एक कोष्टक में बंद किया, 16x स्क्वायर माइनस 4x एक कोष्टक में हो गया, ये माइनस आ गया, कोष्टक बंद हो रहा है, इसलिए 4x माइनस का 1 होगा बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? अंक भी आ रहा है, x भी आ रहा है। 16 और 4 में से 4 कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा 4x, एक x भी बाहर निकाल दिया, तो माइनस यहाँ क्या बचा? 1। इनमें से ना तो अंक निकल रहा है ना ही x, तो इसको हम कहते हैं कि 1 बाहर निकला। 4x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों 1 से बन गए, 4x ऋण 1 और 1 हो जाएगा 4x ऋण 1 बराबर 0। इस तरह से हमें जब उत्तर तक पहुंचना है तो हम कहेंगे, जब 4x ऋण 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4। पहले गुणनखंड से उत्तर निकला, दूसरे से भी यही निकलेगा। और जब दोनों उत्तर समान आ रहे हैं, 4x ऋण 1 बराबर 0, समतुल्य का निशान यहां भी लगा दें, यहां भी लगा दें। 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। इस तरह से ये गुणनखंड विधि से पहले 4 सवाल हमने किए। अब मैं ये जो 3 सवाल हैं इनको केवल आपको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करके बता रहा हूं, फिर इनको आप अभ्यास करना और स्वयं प्रयास करके इनको हल करना। यदि आपको कोई समस्या आती है तो अपने शिक्षक को फोन लगाएं, उनसे पूछें, है ना, तो छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल। अब पहला सवाल जो इसमें दिया गया है, वो इबारती सवाल है, वही इबारती सवाल जो अभी हमने 4.1 में दूसरे सवाल में प्रश्नों का निर्माण किया था। मैं इनको बना रहा हूं और आप इनको स्वयं हल करेंगे। दिक्कत आए तो शिक्षकों से पूछें। दो संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। यह है दूसरे का पहला सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 27 है और योगफल 27 है
तो माना ऐसी स्थिति में हम मानते हैं, माना संख्याएं एक को x मानेंगे तो दूसरे को 27 ऋण x मानेंगे, क्योंकि दिया था कि उनका योगफल 27 है, तो एक x होगी तो दूसरी 27 ऋण x होगी। प्रश्न अनुसार क्या दिया है? प्रश्न अनुसार कि इनका गुणनफल 182 है, x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। हमने आगे बढ़ के इसको सवाल किया तो ये होगा 27x, इसका गुणा इसमें हुआ तो ऋण x वर्ग, और इसको भी हम ले आए तो ऋण 182 बराबर 0। जब भी हमारी बड़ी घात 2 ऋणात्मक होती है तो सभी पदों को ऋण चिन्ह से भाग दे देते हैं या चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह बदलने का आशय ये है, एक्स स्क्वायर धन का हो गया, ये ऋण के 27x हो गए, और धन का 182 हो गया बराबर 0। अब इसको आप करने का प्रयास करना, गुणनखंड विधि से 27 के 2 भागों में तोड़ने की कोशिश करना और स्वयं करना। ये 14 धन 13 रूप में टूटेगी, और इसको हम आगे जो अभी हमने 4 सवाल किए थे उसी तरह हल करना है। 14 और 13 का गुणा 182 होगा, और 14 और 13 का टोटल 27 होगा। इसको आप स्वयं करें, और इस तरह से 2 उत्तर निकलेंगे। इसमें 2 उत्तर आएंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब दूसरा सवाल है इसका, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का, ये बार बार हर वर्ष परीक्षा में पूछा जा रहा है ये वाला सवाल। 2 क्रमागत धन पूर्णांक अभी भी हमने माने थे, हमने मान लिए, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x धन 1 है, x धन 1 है। ये वही सवाल है जो 4.1 में दूसरे में दिए थे, केवार्ती सवाल थे। आप द्विघात समीकरण बनाइए। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो प्रश्न अनुसार क्या हो गया, यहां ये समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि इनके वर्गों का मतलब x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, एक एक शब्द को लेकर चलना है, बराबर है 365। इससे हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा। पहले हम क्रमागत धन पूर्णांक मानेंगे, एक x और इससे अगला वाला x धन x, और आगे बढ़े x वर्ग, इसको a धन b के वर्ग से खोला तो x का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणित 1 गुणित x गुणित 1 ऋण 365। 365 को बाएं तरफ ले आए, वहां हो गया 0। और आगे चले, x का मतलब 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग मतलब 1, और ये होगा 2x और ऋण 365। अब ये समान राशियां हैं, घटेंगी। 365 में से 1 घटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अभी भी हमने देखा था कि 2 का भाग सब में लग रहा है, इसको छोटा कर लेंगे। 2 का भाग दे दिया तो x वर्ग धन x ऋण 364 बराबर 0। अब ये हमारे एक द्विघात का समीकरण बन गया, जो एक द्विघात का समीकरण है। द्विघात का समीकरण हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? अब रहा x को, सॉरी यहां ये भाग दिया है मैंने, थोड़ा सा गलती कर दी। ये आएगा तो एकम 2 2 8 16 2 2 4 182। ये सवाल पिछले सवाल जैसा बन गया। एक को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है कि जोड़ घटाना 1 रहे, तो गुणा 182 हो जाए, तो वही रहेंगे 14 और 13। 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 1 भी बचेगा, और 14 13 का गुणा 182 हो जाएगा। एक उत्तर धन का आएगा और एक ऋण का आएगा। आंसर इसके जो बनेंगे वो आएगा 13
और ऋण 14। इस ऋण 14 को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक दिए हैं, ऋण पूर्णांक नहीं लेना। तो जब एक उत्तर x बराबर 13 आएगा तो अगला उत्तर x धन 1 बराबर 13 धन 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो ऐसे दो उत्तर आएंगे, 13 और 14। प्रयास करें, ना बने तो अपने शिक्षकों से संपर्क करें और इसको हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सवाल है, ये समकोण त्रिभुज का सवाल है, ये अंतिम सवाल है। इस प्रश्नावली का एक और दिया है, उसको नहीं करना, केवल आप इसको करें। तीसरा सवाल है, प्रश्न में दिया एक समकोण त्रिभुज है। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई आकृति या चित्र बनाएं तो ध्यान रखें कि आप आकृति सुंदर बने। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो लगे कि समकोण त्रिभुज है। उन्होंने कहा समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हम आधार को x मान लेंगे, ऊंचाई को x माइनस 7 मान लेंगे। वो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। फिर से समझे सवाल को। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई, चाहे तो नाम भी दे दें ABC, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हम मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x ऋण 7 सेंटीमीटर। दिया है कर्ण कितना है? 13। आप किताब से सवाल पढ़े, उसके बाद ये देखें, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर द्विघात का समीकरण कैसे बनाएंगे? तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेंगे। अतः त्रिभुज ABC, यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या भुजाओं के रूप में भी लिख सकते थे हम कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग है 13 का वर्ग, लंब हमारे पास क्या है? x माइनस 7 का वर्ग, आधार क्या है हमारे पास? x का वर्ग। ये हमारा एक द्विघात समीकरण की रचना होगी। और आगे बढ़े हम। 169, 13 का वर्ग कितना हुआ? 169। यहां हमने देखा x वर्ग धन 7 सतैया 49, डायरेक्ट में लिख दूंगे, चलो 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7, x इंटू 7, और हमारे पास है प्लस x स्क्वायर। अगली स्टेप बनेगी 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। 169 को भी हम उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर ऋण के 14x धन 49 और ऋण 169। और आगे चले हम तो 2x स्क्वायर बराबर 0 होगा, बराबर 0, 2x वर्ग ऋण 14x और यहां बचा 0, 2 120 बराबर 0। 2 से भाग लगेगा, x वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात का समीकरण यहां जाके बना, यहां तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, x के 2 मान आएंगे और x का जो ऋण वाला मान आएगा उसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने देखा कि x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम। आप प्रयास करें कैसे, जोड़ घटाना 7 हो तो गुणा 60 हो जाए, तो निश्चित रूप से जब आप हल करेंगे तो 12 ऋण 5 मिलेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 12 5। तो इस तरह से इसको हल करना है, मैंने यहाँ हल नहीं करना नहीं बताया आपको। इसको हल करिए, x के 2 मान आएंगे और ऋण चिन्ह वाला छोड़ना।
इस तरह से ये प्रश्नावली 4.2 मैंने लगभग पूरी आपको बताई और प्रयास ये रहा कि ये गुणनखंड विधि से आप सवाल हल कर सकें। अगली प्रश्नावलियों में अब हम सूत्र विधि से सवाल हल करेंगे। ये सवाल भी जो इसमें दिए गए हैं, मान लो ये सवाल है या ये सवाल है, ये है, ये सभी सूत्र विधि से भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें गुणनखंड विधि निर्देशित थी, इसलिए हमने गुणनखंड विधि से किया। आप वीडियो देखते रहें। ये तीसरा भाग है अध्याय 4 का। अगला भाग मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सूत्र विधि से आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।